नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टिमरे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक निचली अदालत ने चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली को पोस्को एक्ट समेत सभी 9 मामलों में बरी कर दिया है। इस मामले में तस्लीम अली को कहा है कि उन्हें देश के संविधान पर विश्वास है और उनके साथ जिसने जो भी किया है वो उसे माफ करते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले तस्लीम इंदौर में चूड़ी बेचते थे, जहां उन पर 22 अगस्त 2021 को मामला दर्ज हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक इलाके में हर साल आयोजित होने वाला एक गरबा महोत्सव इस बार रद्द कर दिया गया है। ये महोत्सव इंदौर के गणेश नगर में आयोजित होता था और इसके आयोजकों में से एक है फिरोज खान। फिरोज खान का कहना है कि बीते 3 दशक से ज्यादा समय से उनके इलाके में नवरात्रि में गरबा पंडाल आयोजित करवाया जा रहा है और इसे लगभग 1 दशक से इस आयोजन की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, लेकिन इस बार उन्हें मुस्लिम होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। हम इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसके जवाब में हमसे जो सुलूक होता है और समाज हमें प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, उसे न सिर्फ हमारे समुदाय बल्कि हर व्यक्ति को ठेस पहुंचती है। यह बात रशीद अहमद ने कही है। रशीद अहमद के भाई पाकिस्तानी सेना में थे और सियाचिन ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बाद में उन्हें सभी आधिकारिक सम्मान मिले, जैसे कि सेना शहीदों को दफनाने की विशेष व्यवस्था। लेकिन रशीद अहमद के मुताबिक उनके भाई को दफनाने के कुछ समय बाद अहमदिया समुदाय ने उनके जुड़ाव के आधार पर कुछ चरमपंथियों तत्वों के उनके कब्र के साथ अपमान किया है। केपी शर्मा ओली ने इस साल जुलाई महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री तौर पर अपना चौथा कार्यकाल शुरू किया था। चौथे कार्यकाल में उन्होंने पहला विदेशी दौरा इसी हफ्ते चीन का किया। ओली 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चीन के 4 दिवसीय दौरे पर है। ओली अपने 87 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन पहुंचे। इस दौरे में उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हुई। देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। पिछली गठबंधन सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत में बीजेपी की सबसे बड़ी भूमिका होने के बावजूद पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे या नहीं। लेकिन अब फडणवीस को सीएम और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाने के बाद यह बहस खत्म हो गई है। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। सीडीओसो यानी सेंट्रल ड्रग्स रेंटल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दवाओं पर एक मासिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 48 दवाएं शामिल है। इस सूची में पैरासिटामोल, पेंडी और ग्लिसमेट एसीआर 500 जैसी दवाएं भी है, जो सामान्य तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये दवाएं आवश्यक गुणवत्ता वाले पैमानों पर खरी नहीं उतरी है। सीडीओसो हर महीने तय मानकों से नीचे मिलने वाली दवाओं की एक सूची जारी करता है। बीते 26 नवंबर को चीन में कृष्णदास की पेशी के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और एडवोकेट सैफुल इस्लाम अलीफ की मौत के बाद दायर मामले में 70 हिंदू वकीलों को अभियुक्त बनाया गया है। इनमें से दास की जमानत याचिका पर करने वाले वकील भी शामिल थे। इनके अलावा ऐसे वरिष्ठ हिंदू वकीलों के नाम इसमें शामिल है जो दास के पक्ष में अदालत में बहस कर सकते हैं। लेकिन चाटगांव बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों में एडवोकेट सैफुल इस्लाम की हत्या और इससे संबंधित किसी भी मामले में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविवार को कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। वही दिल्ली में आप कांग्रेस के गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 7 में से 1 भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद यह गठबंधन होना नामुमकिन माना जा रहा है। भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर भारत ने बांग्लादेश में जरूरी आपूर्ति रोक दी तो उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश में एक छोटा तबका भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इससे भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे। दिलीप घोष ने कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश में आलू, प्याज, दवाई, पानी और कॉटन जैसी जरूरी आपूर्ति रोक दी तो बांग्लादेश पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने साल 2004 में 21 अगस्त को ग्रेनेड हमले केस में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बरी कर दिया है। रविवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के लौटने का रास्ता साफ हो गया है। रहमान कई वर्षों से लंदन में रह रहे थे। तारिक रहमान के बरी होने के बाद बीएनपी के वरिष्ठ नेता और ढाका के मेयर रहे मिर्जा अब्बास ने कहा कि तारिक रहमान जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगे और वे देश की सेवा के लिए तैयार है। बीएनपी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मिर्जा अब्बास ने कहा, आवामी लीग सरकार में हमारे नेता को इंसाफ नहीं मिलता। एक विदेशी ताकत हमारी नेता बेगम खालिदा जिया और हमारी पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान को फंसा कर रखना चाहती थी। आज की विशेष खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक,
डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।